everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are studying business studies chapter 2 of class 12 commerce. So पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था till natures of POM, that is principles of management. तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं significance और importance of principles of management. Okay, so let's get started. फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस और क्यों हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी है. इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. तो मैं आपको इन सिंपल टर्म्स समझा दूं कि इसमें मैनेजर्स को पता होता है कि जो भी वो गाइडलाइंस यूज़ करेंगे, जो भी वो गाइडलाइंस को अपनाएंगे, फोर्स में लाएंगे, उसके कुछ ना कुछ कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि किसी को अच्छे लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, या फिर थोड़े प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या फिर थोड़े उसमें लॉस भी झेलने पड़ सकते हैं. ठीक है, मतलब ये सब देखकर मतलब पता होता है मैनेजर को ये सब प्रॉफिट भी होगा तो प्रॉफिट होगा तो इसमें लॉस भी होगा. अगर ये अपनाएंगे, ये गाइडलाइंस यूज़ करेंगे तो अगर वो गाइडलाइंस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये सब मैनेजर को पता होता है पहले से ही. सो अगर मैनेजर कोई सा भी गाइडलाइंस यूज़ करता है तो उसे पहले से ही पता होता है कि उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो हमने समझ तो लिया इसका मीनिंग, सो लेट थ्योरेटिकली देख भी लेते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स वर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल पीपल्स. हमको ये पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एक गाइडलाइंस है वो ऐसे ही नहीं बन गया, एक्सपीरियंस से बनकर आया है प्रोफेशनल पीपल्स के थ्रू से. ओके, एंड देन वी हैव द प्रिंसिपल्स मेक्स द मैनेजर अवेयर अबाउट the manager in which he should act in a various situations, appears that he will not repeat the same mistake of previous managers. तो एक गाइडलाइन से हो क्या जाता है, जो प्रीवियसली मैनेजर्स ने जो गलतियाँ की है वो रिपीट ना हो, इसीलिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क जब पहले नहीं था तो कितने प्रॉब्लम्स अराइज हुए वो देखा. सो गाइडलाइंस इसीलिए होती हैं कि पहले जो मैनेजर्स ने मिस्टेक्स किए होते हैं वो जो फ्यूचर वाले मैनेजर है, फ्यूचर जनरेशन वाले मैनेजर्स है, वो उसको रिपीट ना कर रहे, इसलिए गाइडलाइंस बनाई जाती है. सो वी हैव नेक्स्ट इन ही इज़ वेल नोन अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग. मैंने आपको पहले ही कहा है कि उसको पता होता है, कोई भी गाइडलाइंस यूज़ करने से पहले मैनेजर को पहले से ही पता होता है कि वो उसके कॉज और इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. इन दिस वे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस एंड ऑल्सो वर्क कैन बी डन एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली. अगर मैनेजर कोई सा भी गाइडलाइंस अपनाते हैं, अपने फोर्स में लाते हैं, काम के फोर्स में, तो इससे क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, काम भी जल्दी और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, आपको अगर आपको 100 यूनिट्स ऑफ इनपुट्स दिए गए हैं और आपको बोले हैं कि आउटपुट इससे ज़्यादा निकालो, तो आपको उससे 100 से 150 तक यूनिट्स तक आउटपुट निकालना आना चाहिए विद वेस्टेज को भी यूज़ करके. ओके, सो आई हैव सम एग्जांपल. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क. हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे डिवीजन ऑफ वर्क का, एज इट मीन्स डिवाइडिंग द वर्क. नाम से ही पता चलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को बांट देना अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स स्किल, अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स, उनके काम करने के हिसाब से उनको जो जो काम आता है उसके हिसाब से काम बांट देना. किसको बांट देना, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को. ओके, so the work can be done in an effective manner. तो वर्क बहुत ही आसानी से और इफ़ेक्टिवली टाइम के रहते काम हो सकता है. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. इफ़ मैनेजर इंट्रोड्यूस्ड वन पॉलिसी, अगर मैनेजर ने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, सपोज उसने कहा कि कल से इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक नए पॉलिसी का लागू करने जा रहा हूँ मैं, तो अप्रोचेस फार ही विल बी अवेयर. अब उसको पता होगा कि वो पॉलिसी उसने जो मैनेजर ने बनाई है वो पॉलिसी, तो उसको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऐसे होंगे
जो कि इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिसको ये पॉलिसी पसंद में नहीं आएगी। दैट अवेयर ऑफ व्हाट विल बी इट्स कंसिक्वेंसेस। क्या कंसिक्वेंसेस मतलब यही कि किसी को पसंद आएंगे किसी को नहीं आएंगे। सो सम मे लाइक पॉलिसी एंड डिसलाइक द पॉलिसी। सो यही था मैनेजर को, मतलब इसमें यही था कि मैनेजर अगर कोई भी गाइडलाइंस यूज़ करने जा रहे हैं मैनेजर, तो उनको पता होता है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, वो पहले से अवेयर होते हैं, और अवेयर रहते ही वो क्या करते हैं, अवेयर रहकर ही वो गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट में लाते हैं ऑन देयर ओन रिस्क। ओके, देन वी हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसे देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्टिमम का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ। ऑप्टिमम का मीनिंग होता है बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा गया है। इसको और डिटेल में देखते हैं। एज वी ऑल नो दैट रिसोर्सेज आर स्कैर इन नेचर। हम देख रहे हैं नेचर में रिसोर्सेज बहुत ही स्कैर्स है, मतलब बहुत ही कम है। सो एज कंपनी ऑल्सो हैड लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल। सो बहुत सारी कंपनियों के पास भी ह्यूमन और मटेरियल दोनों ही रिसोर्सेज कम होते हैं, स्पेशली फॉर द न्यू फॉर्म और स्मॉल स्केल फॉर्म्स होते हैं ना, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी कम होते हैं। मटेरियल दैट इज़ रॉ मटेरियल हो गया, या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे रिसोर्सेज भी कम होते हैं उनके पास। दे हैव टू पुट इन ऑप्टिमम में। तो वो क्या करेंगे अब उनके पास सामान कम है, तो वो प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते ना। तो वो एक काम कर सकते हैं कि उनके पास जो भी सामान है उनका वो बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करें, सो दैट उनका प्रोडक्शन लेवल और हाई हो। प्रोडक्शन लेवल हाई हो तो वो अपने एचआर्स बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल्स बढ़ाएंगे, इक्विपमेंट्स बढ़ाएंगे। ओके, ऑप्टिमम यूज़ मीन्स दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट to in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost. So इसका मतलब है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना, ह्यूमन और मटेरियल को इस तरह से यूज़ करना कि रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर मनी भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करना कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स निकल कर आए मिनिमम कॉस्ट में। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 यूनिट्स है, अगर इनपुट्स आपको दिए गए तो आप उससे 150 आउटपुट्स निकालने का कोशिश करो, वेस्टेज से कुछ यूज़फुल बना के, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में इन इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझाते समय। तो आप ये समझने के लिए मेरा वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इफ़ेक्टिव अब यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब तो हमें पता चल गया। अब एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देखते हैं। सो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स principles of management gives or provides the guidelines so the manager can work effectively and efficiently. इसका इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी मतलब, इसका ज़्यादा कुछ उससे डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो गाइडलाइंस है ना, अगर मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर मैनेजर्स को ले लीजिए, अगर मैनेजर्स इसको इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करते हैं, तो इस गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं, तो उनके काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एफिशिएंसी आएंगी और इफ़ेक्टिवनेस देखने को मिलेगा। एग्जांपल में लेते हैं, व्हाइल मेकिंग द बनाना चिप्स। अगर आपका फैक्ट्री बनाना चिप्स बना रहा है, तो आपको उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी वे में कैसे लेकर जा सकते हैं। तो देखिए कि पिल्स कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र एट बनाना फील्ड एसेट्रा, मतलब एसेट्रा को हटा देना ठीक रहता,
आई एम सो सॉरी। ओके, सो मैं इसको समझाती हूँ इस पॉइंट को। अगर आपका फैक्ट्री बनाना चिप्स बनाता है और अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद ही बनाना को उगाते हैं अपने फील्ड में, अपने फार्म फील्ड में उगाते हैं, तो आप इस बनाना चिप्स को बनाते समय इस जो बनाना का छिलका होता है उसे आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने फार्म फील्ड में, बनाना फील्ड में एज अ फर्टिलाइज़र उसे कन्वर्ट करके उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। ओके, ये मेरा खुद का एग्जांपल है। अगर आपको कुछ और भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर लगे एग्जांपल, तो आप अपना एग्जांपल भी ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, सो इन थर्ड वी हैव साइंटिफिक डिसीजन। साइंस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। हमें पता है कि साइंस हमेशा सबूत पर ही बेस्ड रहता है। सो एज डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो इसी मान्यता को लेकर ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है कि वो हमेशा एक फैक्ट्स पर बिलीव करती है, थॉट्स पर बिलीव करती है। ओके, दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजर एंड इवेल्युएशन। तो साइंस में क्या आता है कि वो जो कह रहे हैं वो उसी पीरियड के समय हुआ हो या फिर रियलिस्टिक हो, मतलब कोई भी केमिकल से अगर साइंस में देखा जाए एक केमिकल के अंदर दूसरा केमिकल मिक्स कर दो तो एक अलग ही रिएक्शन आएगा, तो वो क्या होगा, रियलिस्टिक, आपने वो अपने आँखों से देखा। तो वैसे ही चीज़ों पर ऑर्गेनाइजेशन भी बिलीव करता है एंड सब्जेक्ट टू मेजर्स एंड इवेल्युएशंस। ओके, दे बिलीव्ड इन लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ। तो साइंस लॉजिक में बिलीव करता है, अंधविश्वास या फिर आपने ऐसे ही जो मान लेते हैं ना अंधाधुन में, वैसे साइंस वैसे चीज़ों में बिलीव नहीं करता, सिर्फ लॉजिकल थिंग्स में बिलीव करता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ हमारा एक ब्लाइंड फेथ ही है, एक अंधविश्वास ही है कि सपोज मान लीजिए कि जैसे आप शाम को घर में झाड़ू लगाओगे तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी बाहर चली जाती है, तो ये एक हम इसे अंधविश्वास के तौर पर ले सकते हैं। ओके, पहले के ज़माने में होता होगा, बट इन टुडेज़ टाइम आई डोंट थिंक कि ये एक अंधविश्वास जैसा लगता है मुझे। और आपको अंधविश्वास, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स, ट्रायल एंड एरर मेथड शुड बी अडॉप्टेड। सो गाइडलाइंस की अगर जो मैनेजर्स हैं और उनको अगर गाइडलाइंस यूज़ नहीं करने हैं किसी भी हाल में, तो वो ट्रायल और एरर मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रायल और एरर मेथड क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, अकॉर्डिंग टू दिस नहीं, ओके, ये द है। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, इस पर्सन यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को कहा गया है, इज एक्सपेक्टेड टू डू अ जॉब इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड इफ़ देयर इज सम एरर। अगर, या फिर आप मैनेजर को ले सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द मैनेजर एक्सपेक्टेड जॉब, जो भी एक्सपेक्टेड जॉब है वो पर्टिकुलर मैनर में एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में लेकर किया जा सकता है। और अगर कोई भी उसमें खामियां नज़र आई तो सम अदर मेथड हैज़ टू बी अडॉप्टेड। तो उसकी जगह वो कहते हैं कि अगर कोई भी खामियां नज़र आई तो हम उसकी जगह दूसरी मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे। इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। Hence, the managers are trained with the help of POM. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और गाइडलाइंस जो है ना, मैनेजर को ये ट्रेन करता है, उन्हें हेल्प करता है ट्रेन करने में और भी अच्छा और स्किलफुल पर्सन बनाने में, विच मेक्स देम केपेबल ऑफ टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन, सो दैट वो साइंटिफिक तरीके से भी डिसीजन लेने में सक्षम हो पाए, कामयाब हो पाए। ओके, एग्जाम्पल में लेते हैं, इफ़ अ सबऑर्डिनेट आर इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही और शी शुड अलाउ सफिशिएंट अथॉरिटी टू अकम्प्लिश इट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सबऑर्डिनेट है मैनेजर के अंडर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और तो उसको मैनेजर को उसको अथॉरिटी अकम्प्लिश कर देना चाहिए, मतलब दे देना चाहिए। उसको भी देखना चाहिए कि ये बंदा किस हिसाब से काम करेगा, तो उसको भी एक चांस देना चाहिए। ओके, ओनली देन अ सबऑर्डिनेट,
तभी जो सबऑर्डिनेट्स है मैनेजर के अंडर जो काम करने वाले एबल टू टेक द प्रॉपर साइंटिफिक डिसीजन, तभी मैनेजर के साथ साथ जो उसके सबऑर्डिनेट्स है वो भी अच्छी तरीके से साइंटिफिक डिसीजन का मतलब समझ पाएंगे और साइंटिफिक डिसीजन से तरीके से उस तरीके को लागू कर काम कर पाएंगे. ओके, देन वी हैव मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. Though the principles are in form of general guidelines, but it helps manager to meet changing requirements of the environment. In the modern context, only those business firm can survive in long run who changes according to change in environment. So हम देखते हैं कि through the principles, though the principles are in form of, मान ये प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस के रूप में है, हमें ये पता है, जो कि मैनेजर्स को हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट के साथ चेंज होने में, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ये गाइडलाइंस. ठीक है, जैसे कि हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर कोई भी जो फॉर्म है अगर अपने राइवल्स के साथ अच्छे से कॉम्पीट नहीं करेगा, बदलते हुए समय के साथ खुद के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बदलेगा, खुद के इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन स्टाइल को नहीं बदलेगा, अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को नहीं बदलेगा, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ जाएगा. सो इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एसेट्रा, प्रोडक्शन में भी मैन्युफैक्चरिंग एसेट्रा, ये सब सेल्स में, एडवर्टाइजिंग में, सबको मैनेजर को देखना पड़ेगा. और जैसे कि एक्सटर्नली देखना पड़ेगा मैनेजर को कि कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, पहले क्या थे और अब कैसे हैं, अब क्या क्या चाहिए मैं कस्टमर्स को. तो इसी हिसाब से मैनेजर को भी एक्सटर्नली या फिर इंटरनली एनवायरनमेंट चेंजिंग के हिसाब से मैनेजर को खुद को, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. मैनेजर हु कैन अंडरस्टैंड द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन अ बेटर सेंस, ही कैन फेस कंपटीशन अलोन सक्सेसफुली. तो जो मैनेजर ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं और उन्हें ये भी पता है कि कैसे एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज जो हो रहा है, उस हिसाब से खुद को कैसे बदलना है, तो उस मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता. वो अकेला ही काफ़ी है सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए. देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक टू नो द कॉम्पिटिटर्स मूव. तो हमें इसमें हमें पता होना चाहिए मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट में कि कॉम्पिटिटर्स का मूव क्या है, वो अपने प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस ला रहे हैं जो कि हम आपके प्रोडक्ट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ रहा है, तो आपको भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को. टू नो द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा. कस्टमर्स कैसी चीज़ें पहले पसंद करते थे और अब उन्हें कैसी चीज़ें चाहिए, वो कंपेयर करके आपको एक बहुत ही कस्टमर के हिसाब से और कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं. ओके, देन वी हैव फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देख लीजिए, मैं आपको ये सिंपल वर्ड में समझा देती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होना चाहिए. मैं मानती हूँ कि प्रॉफिट कमाना ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम मोटिव होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए. अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है रेगुलरली तो उसका कर्तव्य है अपने सोसाइटी की तरफ भी कुछ दान देने का, कुछ डोनेट करने का, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने का, अपने जीडीपी को बढ़ाने का, या फिर किसी अपने फाइनेंशियली तरीके से हेल्प करने का कंट्री को. ओके, देखते हैं इसे हम पढ़ के. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू डायरेक्ट और pushes it towards the social responsibility. So guidelines एक तरीका है जो कि मैनेजर को उसको मतलब गाइडलाइंस उसको दिखाएगा कि और समझाएगा कि आपका कर्तव्य कुछ सोसाइटी के तरफ भी है, इसीलिए आप सोसाइटी के लिए भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें. ये सब गाइडलाइंस दिखाएगा मैनेजर्स को. ओके, देन वी हैव
As being part of a society, organization has to contribute for the better growth of economy. Basically it's their responsibility towards society. So as being a part of society, जैसे मैंने कहा एक सोसाइटी का हिस्सा है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजर, वो सीईओ, वो पर्टिकुलर कंपनी. सो वो वहीं से प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहीं के लोगों को सामान बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे बेसिक. तो ये बेसिकली उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. एग्जाम्पल में लेते हैं हम टाटा स्टील इंडस्ट्री जो है ना, वो दे कंट्रीब्यूट्स इट्स सम परसेंटेज ऑफ इनकम टू इकोनॉमिक ग्रोथ. हालांकि और भी बहुत सारे हैं इंडस्ट्रीज़ जो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही पुराना है, इसलिए मैंने टाटा स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया क्योंकि ये अपना कुछ तो परसेंट जैसे 3 to 4 या फिर 4 to 5% अपने प्रॉफिट का ये इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके. Then we have management training, education and research. Principles of management are used as a basis for management training. तो principles of management basically अगर मैनेजर ने इस गाइडलाइंस को रेगुलर बेसिस में यूज़ किया ना, तो ये एक ट्रेनिंग जैसा हो जाएगा. मैनेजर का एक ट्रेनिंग चल रहा है कहने से भी हो जाएगा अगर ये गाइडलाइंस यूज़ करेंगे मैनेजर्स. तो उनको एजुकेशन मतलब उनको एक नई सीख मिलेगी. ओके. एंड उनको रिसर्च भी करना होगा कि ये गाइडलाइंस यूज़ करेंगे तो उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या होंगे. तो ओके. एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर थियोरिटिकल नॉलेज चाहिए होगा इसके लिए. हैव टू डू सम रिसर्च भी करना होगा एंड देन ट्रेनिंग भी करना होगा. ओके. Principles of management is providing education and training to the managers. Then the next point is it helps to take decision in the field of finance, production, process, etc. तो ये हर चीज़ में principles of management जो है ना, ये हर चीज़ में मैनेजर को गाइड करेगा, हर फील्ड में गाइड करेगा, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो या फिर सेल्स मैनेजर हो या फिर कोई भी मैनेजर हो. सबको अच्छी तरीके से गाइड करेगा, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. बस उनको रिसर्च करना थोड़ा ज़रूरी होगा कि अगर वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को और या फिर गाइडलाइन को यूज़ करते हैं तो उनके कॉज और इफेक्ट क्या होंगे. ठीक है. देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा. मैंने जो भी पॉइंट्स अभी कवर किए हैं मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताए हैं इन सब के मीनिंग्स. ऑलराइट. सो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके. इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो लाइक करेंगे तो, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले कि आपको कैसा लग रहा है मेरा सेशन. और आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे. मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.